CH1 सुकून शहर के शोर शराबे से दूर हरियाली के बीच एक महल जैसी हवेली थी, जो कि अपनी शान और शौकत के लिए काफी जानी पहचानी जाती थी। ये हवेली थी राजवंश परिवार की, जो कि उनके पूर्वजों के द्वारा बनाई गई थी, पर आज भी इसकी इमारत में इतनी मजबूती थी कि कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह हवेली बरसों पुरानी है। इस बड़ी सी हवेली के एक मास्टर बेडरूम पर सफेद नाइट सूट पहने हमारी प्यारी सी आंचल सो रही थी, जो कि किसी श्वेत परी से कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे घुंघराले बाल एक साइड तकिए को ढके हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी। कुछ दिनों से वह खुद को बहुत थका थका हुआ महसूस करती थी, परंतु उसके चेहरे में जो चमक थी वह कम नहीं हुई थी। उसके वो पंखुड़ी के जैसे गुलाबी होंठ और उनके ऊपर प्यारा सा काला तिल उसके चेहरे को बहुत ही सुंदर बनाता था। कोई एक बार देख ले तो अपनी नजर ना हटा पाए। वो तिल उसकी खूबसूरती को और भी निखार देता था। उसके तीखे नैन नक्श और गोल सा चेहरा, रंग गोरा, जो कि उसकी काया को और भी सुंदर बनाता था। अभी आंचल अपने रूम में सो ही रही थी कि उसके रूम का गेट खुलता होता है और दो लंबे पैरों के साथ बड़ी सी आकृति उसके रूम में एंटर होती हैं। रूम का तापमान उस शख्स के आने से कम हो गया था, क्योंकि उस शख्स का ऑरा ही इतना कोल्ड था कि कोई भी उसके तरफ एक बार भी देख ले तो उसके गंभीर और सीरियस चेहरे को देख वो डर से कांप जाए। वो शख्स अपने चेहरे पर वही सीरियसनेस लिए हुए सीधे बेड के पास जाता है और एक नज़र आंचल को देख अपनी टाई को ढीली कर कोट को साइड टेबल में रख बाथरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद वो शख्स बाथरोब पहन रूम में वापस आता है। आज कुछ तो था उसकी आंखों में जिसके कारण वो आंचल से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। ऊपर से नाइट सूट से आंचल की झांकती हुई गोरी पतली कमर और भी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी, जिसे देख उसकी बॉडी हीट महसूस कर रही थी। पर हमारी आंचल, जो कि सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, इन सब से अनजान थी। वो शख्स अपने लंबे लंबे कदमों से बेड के पास पहुंचता है और आंचल के साइड में लेट जाता है। वो आंचल को ऊपर से नीचे तक अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था, जैसे कि वो आंचल की मौजूदगी को अपने अंदर बसा लेना चाहता हो। धीरे धीरे वो आंचल के करीब जाने लगता है, उसकी गर्दन के पास से उसकी खुशबू को खुद में उतारने लगता है। वो अपने होठों से आंचल की गर्दन पर छोटी छोटी किस करने लगता है। अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस कर आंचल, जो कि सोई हुई थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है। जैसे ही आंचल अपनी आंखों को खोलती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भारी सी चीज़ है और वह लगातार उसके गले को किस कर रही है। उस जानी पहचानी खुशबू और टच को महसूस कर आंचल की आंखें बंद हो जाती हैं। आखिर वो इस टच को कैसे भूल सकती थी। यह इकलौता टच था जो कि उसे इस रिश्ते में रहने के लिए बांध के रखता था, वरना आंचल इस रिश्ते से पहले ही दूर चली जाती। वो शख्स धीरे धीरे आंचल के गर्दन से होते हुए उसके होठों के ऊपर बने तिल पर किस करता है और अपने ठंडे और मोटे होंठ उसके पंखुड़ी से होंठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। अपने होठों पर उस शख्स के होठों का टच महसूस कर आंचल के हाथ अपने आप ही उसके बालों पर कस जाते हैं और वह भी उस किस में इन्वॉल्व हो जाती है। धीरे धीरे उनकी किस पैशनेट होती जा रही थी। आज आंचल को समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य इतना डेस्परेट होकर उसे किस क्यों कर रहा है। उन लोगों ने पहले भी लव मेकिंग की थी, पर आज से पहले कभी भी उसे ये फीलिंग नहीं हुई। आज शौर्य जो कुछ भी कर रहा था वो फील के साथ कर रहा था, जिसे आंचल अच्छे से महसूस कर पा रही थी और वह भी शौर्य के साथ बहती जा रही थी। धीरे धीरे शौर्य आंचल को किस करते हुए ही उसकी नाइट ड्रेस की रिबन को खोल देता है, जिससे उसका नाइट सूट खुल जाता है, जो कि अभी भी अंडरगारमेंट से कवर थे। आंचल के ऐसा करने से शौर्य की पकड़ कस जाती है और वह और भी गहराई से आंचल को किस करते हुए उन्हें प्रेस करने लगता है। काफी देर तक आंचल के लबों का रसपान करने के बाद शौर्य अपना सर ऊपर कर आंचल के चेहरे को देखता है, जो कि शर्म और सांस न लेने के कारण लाल हो चुका था। शौर्य की आंखों में आज आंचल के लिए एक तड़प दिख रही थी, पर आंचल इन सब से अनजान आंखें बंद किए हुए शौर्य को महसूस कर रही थी। जब उसे यकीन हो जाता है कि आंचल अब रेडी है तो वह बिना किसी वार्निंग के उसके अंदर एंटर हो जाता है। आंचल, जो कि अभी शौर्य के टच को महसूस कर रही थी, उसके ऐसा करने से उसकी एक चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। भले ही यह उन लोगों का पहली बार नहीं था, पर जब जब शौर्य आंचल के करीब आता था आंचल को हमेशा ये पहली बार ही लगता था। धीरे धीरे शौर्य अपनी कमर को मूव करने लगता है, जिससे आंचल दर्द से चिल्लाना चाहती थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वो ये सब शौर्य को नहीं बोल सकती थी।
क्योंकि शौर्य की यह करीबी उसे बड़ी मुश्किल से मिलती थी और इस दर्द के कारण वो अभी उससे दूर नहीं हो सकती थी। भले ही कहने को वो दोनों पति पत्नी थे, पर शौर्य उसके नज़दीक केवल रात को ही आया करता था, या ये कहिए कि वो अपने पति होने की ड्यूटी निभाने आता था। आंचल की चीख सुन शौर्य अपनी कमर को मूव करना बंद कर उसकी तरफ देखने लगता है। आंचल के चेहरे पर दर्द दिख रहा था। आंचल अपनी आंखें खोल शौर्य की तरफ देखती है, जो कि उसे ही देख रहा था। आंचल अपनी आंखों से ही शौर्य को आगे बढ़ने का इशारा करती है। आंचल का इशारा समझ शौर्य वापस से अपनी कमर को और भी तेजी से मूव करने लगता है। उसके हाथ लगातार उसकी बॉडी को सहला रहे थे और उसके होंठ आंचल के होठों पर किस कर रहे थे। पूरे रूम का माहौल गर्म हो गया था। पूरे रूम में आंचल की सिसकियों और शौर्य के हौंफने की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर बाद माहौल में शांति छा जाती है। आंचल शौर्य के रुकने से गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर आज सुकून था। अब ये आंचल ही बता सकती थी कि आखिर वजह क्या थी। अभी आंचल ये सब सोच ही रही थी कि शौर्य वापस से उसके ऊपर फिर से उसके अंदर एंटर हो लव मेकिंग करने लगता है। इस रात शौर्य ने पहली बार 2 से 3 बार आंचल के साथ लव मेकिंग की थी। यह बात आंचल को खुद समझ नहीं आ रही थी, पर शौर्य के पैशनेट लव मेकिंग से वह काफी थक चुकी थी। ऑलरेडी थकान के कारण वह सो रही थी, पर शौर्य की नज़दीकी के कारण वह जग गई और वापस से शौर्य ने उसे इतना थक दिया था कि अब उसमें हिम्मत तक नहीं थी कि वह शौर्य की तरफ मुड़कर उसे देख सके। एक चादर से ढके शौर्य और आंचल बिस्तर पर लेटे हुए थे। भले ही दोनों ने लव मेकिंग की थी, पर अभी उनकी पोजीशन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले इन लोगों ने इतने घंटे की पैशनेट लव मेकिंग की है। शौर्य आंचल से एक दूरी बनाकर लेटा हुआ था और एक टक आंचल के चेहरे को देख रहा था, जो कि थकान के कारण गहरी नींद में जा चुकी थी। काफी देर तक आंचल के चेहरे को देखने के बाद शौर्य गहरी सांस लेता है और बिस्तर से उठ उस रूम में बने एक डोर से दूसरे रूम में चला जाता है। वो रूम ग्रे कलर के पर्दों से ढका हुआ था। उस रूम में एक अलग ही ओरा था और उस रूम में एक बड़ा सा बेड था। शौर्य उस रूम को अंदर से लॉक कर शावले उस बड़े से बेड पर लेट जाता है। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, ना जाने वो ऐसा क्या सोच रहा था। सुबह के करीब 9 बजे आंचल कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो उठकर बैठ जाती है। उसकी नज़र खुद पर जाती है, जो कि चादर से ढका हुआ था। आज उसकी बॉडी में बहुत दर्द था, जो कि सबूत था शौर्य की कुर्बत का। आज आंचल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो कि बहुत कम ही दिखा करती थी। कल शौर्य के इतनी पैशनेट लव मेकिंग के कारण उसे एक उम्मीद जागी थी कि शौर्य अब शायद उसे दिल से चाहने लगा होगा। वो शौर्य की कुर्बत को याद कर शर्माते हुए अपने साइड में देखती है तो उसे मायूसी हाथ लगती है। जो थोड़ी देर पहले प्यारी सी मुस्कान थी वो गायब हो गई थी। आंचल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आखिर वो कैसे भूल सकती है अपने रिश्ते की सच्चाई। हुआ ये था कि शौर्य आंचल के साथ नाइट स्पेंड कर कभी भी उसके साथ नहीं सोया करता था, पर आंचल को उम्मीद थी कि कल रात के बाद उनके रिश्ते में बदलाव आएगा। पर ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था कि उन दोनों के रिश्ते का आखिर क्या परिणाम होने वाला है। चट्टू वेडिंग सरप्राइज। अब आगे। सुबह का समय। आंचल का रूम। सुबह की धूप पड़ने से आंचल कसमसाते हुए अपनी आंखें को खोलती है। आज उसके चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल थी, जो कि कल रात की कहानी अच्छे से बयां कर रही थी। पहली बार अपनी 4 साल की शादी में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कल रात जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ था वो एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एहसास और प्यार था। शौर्य की उन बेहकती सांसों में आंचल बहती चली जा रही थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र अपने शरीर पर जाती है, जो कि एक चादर से ढका हुआ था। उसके शरीर में हल्का दर्द था, जो कि आज उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये दर्द एक मीठा दर्द था, जो कि शौर्य ने उसे कल रात दिया था। वो अपना सर तिरछा कर साइड में देखती है। उसे उम्मीद थी कि आज शौर्य जरूर उसके बाजू में होगा, पर उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। आज भी शौर्य उसके साथ रात बिताने के बाद एक ही बेड पर नहीं सोया था। आखिर क्या ही मतलब था इस शादी का, जिसमें बस जिम्मेदारियां थी। शौर्य हमेशा से ऐसा ही करता था। ऐसा नहीं था कि वो आंचल की जरूरत को पूरा नहीं करता था। महंगे से महंगा सामान, महंगे से महंगे गहने आंचल के पास मौजूद थे, जो कि शौर्य ने ही दिए थे। हालांकि यह सब उसने खुद आंचल के लिए पसंद नहीं किया था। ये सब काम उसके सेक्रेटरी विशाल द्वारा किया गया था।
जिन्हें आंचल ने कभी छुआ भी नहीं था। आंचल की जिंदगी बचपन से ही ऐसी रही है, उसे कभी अपनों का प्यार नहीं मिला, माँ बाप जिन्होंने कभी उसे प्यार नहीं किया, क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था जो कि उनके वंश को आगे बढ़ा सके और उनकी कंपनी को संभाले। बेटा ना होने के कारण आंचल के पिता को कंपनी की सीईओ की पोजीशन नहीं मिली, बल्कि उनके छोटे भाई को दे दी गई, क्योंकि उनका इकलौता बेटा ही घर का वारिस था, जिससे उसके पिता और भी आंचल से नफरत करने लगे। माँ थी तो वो अपने पति के आगे कुछ कहती नहीं थी, जिससे धीरे धीरे आंचल और उसकी माँ के बीच दूरियां बनने लगी। उसने जैसे कि अपने माता पिता से प्यार की उम्मीद ही छोड़ दी हो। दादाजी थे जिसे वो थोड़ा अटैच थी। धीरे धीरे आंचल ऐसे ही बड़ी हुई। एक समय आया जब उसके पिता ने पहली बार उससे प्यार से बात की और कुछ उससे मांगा। आंचल प्यार की भूखी थी। अपने पिता के ऐसे बात करने से उसने उनकी बात मान ली और राजवंश परिवार के इकलौते बेटे से शादी करने के लिए हाँ कर दी। हालांकि आंचल राजवंश परिवार के बारे में पहले से ही जानती थी, क्योंकि आंचल के दादाजी और शौर्य के दादाजी दोनों ही गहरे दोस्त थे, जो कि अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, और उन्हें आंचल के जरिए यह मौका मिल गया था। हालांकि आंचल के पिता को इन सब से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपनी पोजीशन को बरकरार रखना था। उन्होंने अपने भाई और खुद के लिए बिजनेस में आगे बढ़ने के रास्ते लिए आंचल को मोहरा बनाया और राजवंश परिवार में रिश्ता जोड़ लिया। हालांकि शौर्य की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि वो आंचल के परिवार वालों की नीयत काफी अच्छी तरह से जान रही थी। वो जानती थी कि यह लोग बस उनके पैसों के लिए ही रिश्तेदारी करना चाहते हैं, पर वह यह नहीं जानती थी कि लालची लोगों के बीच में दो ऐसे लोग भी हैं जो आटे में घून की तरह पिस रहे हैं। वो थे आंचल और उसके दादाजी। आंचल के परिवार के कारण शौर्य की मां वैशाली जी उससे नफरत करने लगी थी। इस नफरत को हवा तब और लग गई जब शादी के 1 साल बाद भी आंचल प्रेग्नेंट नहीं हुई। आखिर शादी का मेन मोटिव राजवंश परिवार को उसका अगला उत्तराधिकारी जो देना था। शौर्य ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया कि वो आंचल को अपनी पत्नी नहीं मानता, बल्कि उसने इस रिश्ते को निभाया। पर उसने आंचल से कभी भी दो प्यार के मीठे बोल नहीं बोले। उन दोनों के बीच में पति पत्नी के सारे शारीरिक रिश्ते थे, पर था नहीं तो वो था प्यार का एहसास, जो कि एक रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। या फिर यह कह सकते हैं कि शौर्य को अभी इसका एहसास नहीं था, क्योंकि आंचल उसके सारे काम करती थी, जिसे शौर्य को उसकी आदत सी लग चुकी थी। पर वह अपने बिजनेस और माँ की बातों में इतना उलझा हुआ रहता था कि वो आंचल की अच्छाइयों, उसके प्रति समर्पण को वो कभी देख ही नहीं पाया। भले ही दोनों एक कमरे में रहते थे, पर उनका वो कमरा 2 भागों में डिवाइड था। सामने की तरफ आंचल का कमरा था और इस कमरे से अटैच शौर्य का कमरा था। इसके बारे में शौर्य और आंचल ही जानते थे। सबको यही लगता था कि ये दोनों एक हैप्पी मैरिड कपल हैं, पर अंदर की बात आंचल अच्छी तरह से जानती थी। शौर्य उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद कभी भी एक बिस्तर पर नहीं सोया। वो अपने रूम में चला जाता था और रात भर वही रहता था। आंचल ने कभी भी शौर्य को सोते हुए नहीं देखा। अपने बाजू की खाली जगह देख वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों से एक मोती जैसा आंसू टपक कर उसके गालों पर आ जाता है। आखिर वो इतनी बदकिस्मत क्यों है? काश उसकी जिंदगी भी बदलेगी। यह सोचकर ही आंचल अपने दिल को तसल्ली देती है और चादर को अपनी बॉडी पर लपेट बेड से सीधे बाथरूम की ओर चली जाती है। बाथरूम में आकर आंचल अपने शरीर से चादर को हटा लेती है। वह खुद को आईने में देख रही थी। उसके पूरे शरीर पर काटने के निशान थे, जो कि शौर्य की कुर्बत में हुए थे। अगर आंचल शौर्य को अपने बाजू में आज सुबह देखी होती तो वह अभी इन निशानों को देख खुशी से मुस्कुरा रही होती, पर अब उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसे अपनी जिंदगी नरक लगती थी। उसे लगता था कि वह एक कठपुतली है जो कि दूसरों के इशारों पर नाचती है, उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये सब सोचते हुए वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और शावर का ठंडा पानी उसकी पूरी बॉडी को भिगोने लगता है। करीब 1.5 घंटे का शॉवर लेने के बाद आंचल बाथरूम से बाहर आती है। आंचल ने अभी बाथरोब पहना हुआ था। वो चेंजिंग रूम में जा अपने लिए एक पिंक कलर की साड़ी निकाल पहन लेती है। वह साड़ी ना ज्यादा भारी थी और ना ज्यादा ही चमकदार, सिंपल सी साड़ी थी। आंचल के पहनते ही वो साड़ी जैसे कि उसके शरीर पर अपनी सुंदरता बिखेर रही थी, या ये कहा जाए कि साड़ी की सुंदरता आंचल के पहनने से बढ़ गई थी।
बाहर आ शीशे के सामने आ माथे पर एक छोटी सी पिंक बिंदी लगा अपनी मांग में शौर्य के नाम का सिंदूर भरती है। वो सिंदूर भरते समय वो एक फीकी सी मुस्कान देती है और अपने गले में मंगलसूत्र पहन रूम से बाहर जाने लगती है। बाहर सारी मैज नाश्ते की तैयारी कर रही थी, पर नाश्ता उन्होंने नहीं बनाया था क्योंकि आंचल ने उन्हें मना किया हुआ था। वो शौर्य के लिए नाश्ता, खाना और डिनर वही बनाया करती थी। जल्दी से किचन में जा आंचल शौर्य के लिए नाश्ता बनाती है। कुछ ही देर में शौर्य अपनी वही डार्क पर्सनैलिटी के साथ नीचे आता है। उसने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था, बाल उसके जेल से सेट थे और पैरों में चमकदार जूते। उसकी पर्सनैलिटी देख कोई भी फिसल जाता, पर उसके चेहरे की सीरियसनेस और आंखों की कोल्डनेस देख सभी उससे डरते थे। आज आंचल किचन से बाहर नहीं निकली क्योंकि आज वो बहुत दुखी थी। उसने मेड को शौर्य को खाना सर्व करने के लिए कहा। शौर्य चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में एक हाथ शौर्य की प्लेट की ओर बढ़ा। उस हाथ को देख शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि यह हाथ आंचल के नहीं है। उसने अपनी डार्क और कोल्ड आंखों को ऊपर किया तो सामने मेड उसे खाना सर्व कर रही थी। शौर्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने पूरे डाइनिंग एरिया में नजरें फिराई, पर उसे आंचल कहीं नहीं दिखी। मेड ने सारा नाश्ता शौर्य को सर्व किया। शौर्य आंचल को एक नज़र देखना चाहता था, पर आंचल को बाहर ना आता देख वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। पहला निवाला उसने जैसे ही मुंह में डाला, उसमें आंचल के हाथों का स्वाद महसूस कर शौर्य संतुष्टि से अपनी आंखों को बंद कर उसे फील करते हुए धीरे धीरे अपना सारा नाश्ता खाने लगता है। सारा नाश्ता खा लेने के बाद शौर्य एक नज़र किचन की ओर देख चुपचाप हवेली से निकल पार्किंग एरिया की तरफ चला जाता है। पीछे पीछे उसका सेक्रेटरी उसका बैग लेकर आ रहा था। शौर्य के जाने के बाद आंचल किचन से बाहर आती है और सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। आंचल की ताई माँ, जो कि बहुत देर से आंचल को ऑब्जर्व कर रही थी, वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान हो, कहाँ जा रही हूँ, नाश्ता नहीं करोगी क्या? आंचल अपनी ताई माँ को देख मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं ताई माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, आप नाश्ता कर लीजिए। निरूपा जी आंचल की चेहरे की मायूसी देख कुछ नहीं कहती। आखिर वह भी जानती थी कि उनकी प्यारी गुड़िया को क्या क्या सहना पड़ रहा है। निरूपा जी ने आंचल को बचपन से पाला था। आंचल की रिक्वेस्ट पर ही निरूपा जी को राजवंश परिवार में आने दिया गया, क्योंकि आंचल अच्छे से जानती थी कि उसकी जिंदगी में यदि कोई उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा तो वह निरूपा जी होंगी। भले ही निरूपा जी ने उसे जन्म नहीं दिया, पर सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया है। आंचल की जिंदगी में दो ही रिश्ते थे जिन्हें वो दिल से चाहती थी, एक दादाजी के साथ और एक निरूपा जी के साथ। निरूपा जी की तरफ देख आंचल फीका मुस्कुराते हुए ऊपर कमरे की ओर चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही शाम हो जाती है। अभी आंचल खिड़की के पास बैठ अपनी बुक पढ़ ही रही थी कि नीचे से एक मेड दौड़ते हुए आती है और आंचल के सामने फोन कर देती है। आंचल उस फोन को देख कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है। वो मेड आंचल को बताती है कि छोटे मालिक का फोन आया है। शौर्य का फोन सुन आंचल चौंक जाती है, क्योंकि पहली बार आंचल के लिए शौर्य का फोन आया था। जो दिन भर की मायूसी आंचल के चेहरे पर थी वो एकदम से फूर हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए शौर्य का कॉल उठाती है तो सामने से शौर्य की जगह उसका सेक्रेटरी बोलता है, हेलो मैडम, मैं विशाल बोल रहा हूँ। विशाल की आवाज़ सुन आंचल की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। विशाल अपनी आगे की बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैडम सर का ऑर्डर था कि शाम 7 बजे आपको होटल प्लाजा में आना है, रूम नंबर 110 में। विशाल की बात सुन आंचल चौंक जाती है कि आखिर शौर्य उसे होटल में क्यों बुला रहा है। वो विशाल की बात पर हाँ बोल कॉल कट कर देती है। अभी आंचल ये सब सोच ही रही थी कि उसे ये याद आता है कि आज उसकी और शौर्य की 4th मैरिज एनिवर्सरी है। वो कैसे भूल गई अपनी शादी की सालगिरह। अब उसे यकीन हो गया था कि शौर्य जरूर उसे सरप्राइज देना चाहता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर से खुशी से चिल्ला उठती है। मेड, जो कि उसके बाजू में ही खड़ी थी, आंचल को इतनी खुशी से हंसते मुस्कुराते देखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने भी आंचल को पहली बार इतना मुस्कुराते हुए देखा था। आंचल जल्दी से बाथरूम में जा रेडी होने लगती है। आज उसने एक रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी जिसमें एक गोल्डन बॉर्डर थी। आंचल अपने आप को शीशे में देख रही थी। आज वो एक सच में नई नवेली दुल्हन लग रही थी। कुछ ही देर में आंचल रेडी होकर कार में बैठ विशाल द्वारा बताए गए होटल की ओर चली जाती है।
आंचल के चेहरे से आज खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच जाती हैं और रिसेप्शनिस्ट से रूम का पता पूछ लिफ्ट से ऊपर की ओर जाने लगती हैं। कुछ ही देर में आंचल रूम नंबर 110 के सामने खड़ी थी। वो डोर बेल बजती है, सामने से दरवाजा खुलता है। आंचल, जो कि बहुत ही खुशी से मुस्कुरा रही थी, सामने खड़े शख्स को देख उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आखिर किसे देख लिया? आंचल ने क्या करने वाला है शौर्य? क्या सच में वो आंचल को आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन सरप्राइज देना चाहता है? जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी। CH3 दिल टूटना डिवोर्स। अब आगे। आंचल आज पूरी तरह से सजी धजी कार में बैठी थी। अगर आज आंचल को कोई देखता तो यही कहता कि वो एक नई नवेली दुल्हन है। उसके चेहरे का नूर और स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर आंचल आज खुश क्यों ना हो? शादी के इतने सालों बाद पहली बार शौर्य ने उसे डेट नाइट पर इनवाइट किया था। कल रात और आज के ऐसे सडन प्लान से आंचल को एक उम्मीद जगने लगी थी, पर यह आने वाला वक्त ही बताने वाला था कि उसकी यह उम्मीद उन दोनों के रिश्ते को आगे लेकर जाएगी या उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ जाएगी। आंचल यही सब सोचते हुए कुछ ही देर में विशाल द्वारा बताए गए होटल पहुंचती है। ड्राइवर होटल के सामने कार को रोकता है। आंचल बड़े ही एलिगेंट तरीके से कार से उतरती है। होटल के बाहर खड़े सभी लोग आंचल की खूबसूरती को निहार रहे थे। उसके कमर तक नीचे जाते बाल, जो कि कल थे, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मांग में शौर्य के नाम का भरा सिंदूर अलग ही उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहा था। उसके होठों पर लगी वह रेड कलर की लिपस्टिक और होठों के ऊपर का वो तिल एक अलग ही कहर ढा रहा था। आधे से ज्यादा लड़कों की उसने धड़कने ही बढ़ा दी थी। वो उन सबको इग्नोर कर सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचती हैं और विशाल द्वारा बताए गए रूम नंबर के बारे पूछती हैं। रिसेप्शनिस्ट उसका नाम पूछकर उसे रूम नंबर का एड्रेस बता देती है। आंचल उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। रिसेप्शनिस्ट आंचल की प्यारी सी स्माइल में खो ही जाती है। उसके बाजू में खड़ी दूसरी लड़की उस लड़की के कंधे पर मारते हुए कहती है, तू पागल हो गई है क्या? कैसे देख रही है मैडम को? अरे तू देख नहीं रही वो कितनी सुंदर है और उनकी स्माइल है बहुत ही प्यारी। काश मैं लड़का होती तो आज ही मैं उनको प्रपोज कर देती, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। ओ पागल, क्या बोले जा रही है? कुछ भी, चल अपने काम में ध्यान दे। वो लड़की आंचल को लगातार देखती है जब तक आंचल लिफ्ट के अंदर नहीं घुस जाती। आंचल रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए गए फ्लोर पर पहुंच रूम नंबर 110 के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर हो जाएगा। अपनी घबराहट को कम करते हुए आंचल अपने कांपते हाथों से रूम के बाहर लगी डोर बेल बजाती है। 2 बार डोर बेल बजाने के बाद कोई दरवाजा खोलता है। आंचल की नजरें जमीन की तरफ थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो शौर्य से नजरें मिला सके। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर जूते की तरफ जाती है। उन जूतों को देख आंचल धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर करती है, पर सामने खड़े शख्स को देख उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है, क्योंकि सामने शौर्य नहीं कोई और मिडिल एज मैन खड़ा हुआ था। आंचल तुरंत रूम नंबर की तरफ देखती है और मन में सोचती है, क्या वो गलत रूम नंबर पर आ गई है? पर यहाँ तो रूम नंबर 110 ही है। वो उस आदमी को सॉरी बोल जैसे ही मुड़कर जाने वाली थी, सामने से वो शख्स कहता है, आप बिल्कुल सही रूम पर आए हैं मिसेस राजवंश। मिस्टर शौर्य राजवंश ने आपको इसी रूम पर इनवाइट किया है। क्या आप अंदर आकर बैठेंगे? मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। उस आदमी की बात सुन आंचल कंफ्यूज हो जाती है और साथ ही साथ वह शौक में भी थी कि आखिर शौर्य ने इस आदमी को यहाँ क्यों भेजा है। यदि कोई बात थी तो वो घर में भी कर सकता था, आखिर होटल बुलाने का क्या ही मतलब। आंचल धीरे से अपना सिर हिला रूम के अंदर आ जाती है। उसे हल्की घबराहट भी हो रही थी। वो आदमी दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। लॉक की आवाज सुन आंचल का पूरा शरीर कांप जाता है। वो पहली बार किसी अनजान शख्स के साथ एक रूम में थी। वो आदमी आंचल के सामने वाले सोफे पर आकर बैठता है। आंचल जो कि खड़ी थी, वो आंचल को बैठने का इशारा करता है। आंचल चुपचाप सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। मिसेस राजवंश, प्लीज आप रिलैक्स रहिए। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं एडवोकेट ईसा चटर्जी हूँ। मुझे आपके हस्बैंड ने आपको कुछ न्यूज़ देने के लिए भेजा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही अपना फैसला लेंगी और वो फैसला आप दोनों के जीवन के लिए सार्थक होगा। आंचल को उस वकील की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर यह कौन सी बात के बारे में कह रहे हैं और कौन सा फैसला।
वो सर ऊपर कर उस आदमी की आंखों में देखते हुए उसे आगे कहने का इशारा करती हैं। मिस्टर चटर्जी आंचल के सामने एक फाइल बढ़ाते हुए कहते हैं, यह मेरे कलीग मिस्टर शौर्य राजवंश द्वारा आपके लिए कुछ पेपर अरेंज किए गए हैं, इनमें आपको साइन करना है। आंचल मिस्टर चटर्जी की बात सुन उस फाइल्स को उठा पढ़ने लगती हैं। वह जैसे ही फाइल कवर ओपन करती हैं, सामने रखे डॉक्यूमेंट को देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने डिवोर्स पेपर थे जिसमें आंचल और शौर्य का नाम था। उस डॉक्यूमेंट को देख आंचल का दिमाग सुन्न नहीं हो गया था। ये क्या भद्दा मजाक है, हटाइए इसे मेरे सामने से। देखिए मिसेस राजवंश, आप पहले पूरा उस पढ़ लीजिए। क्या शौर्य मुझसे डिवोर्स चाहता है? पर क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? इस बारे में उसने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, डायरेक्ट उसने खुद से ही फैसला ले लिया। आखिर शौर्य मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यही सब सवाल आंचल के मन में चल रहे थे। मिस्टर चटर्जी आंचल के हर एक एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें आंचल के लिए बुरा भी लग रहा था, पर वह अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकते थे। वह हल्का खांसते हुए आंचल को अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर लाते हैं और उसे कहते हैं, आई होप मिसेस राजवंश आपने सारे पेपर्स को पढ़ लिया है। मेरे कॉलीग आपसे डिवोर्स चाहते हैं, क्या आप इन पेपर्स पर साइन कर देगी? मेरे कलीग चाहते हैं कि यह डिवोर्स शांति से हो जाए। वो किसी भी प्रकार का तमाशा नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये रूम अरेंज किया है। आपको जो भी बातें मुझसे करनी है आप खुलकर कर सकती हैं। मेरे कॉलीग आपको एलुमनी भी देंगे। आप बता दीजिए आपको आपकी शादी को ब्रेक करने के लिए क्या क्या चाहिए और आपकी क्या क्या शर्तें हैं। आंचल को उस वकील की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसके मन में लगातार एक ही शब्द गूंज रहा था, जो था कि शौर्य उससे डिवोर्स चाहता है। वो ये सब कभी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कभी टूटे। वो वकील की तरफ देखती है, उसकी आंखों से एक आंसू मोती के जैसे उसके गाल पर बह जाता है, पर आंचल को ये भी होश नहीं था कि उसकी आंखें झरझर कर आंसुओं से बह रही हैं। वो वकील की तरफ देखकर डिटर्मिनेशन से कहती है, और आपके कॉलीग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं साइन कर दूंगी? मिस्टर चटर्जी, जो आंचल को कमजोर समझ रहे थे, उसकी ऐसी भारी आवाज सुन वो हल्का चौंक जाते हैं, क्योंकि जितना उन्होंने आंचल के बारे में जाना था और आज उसे देखा था, उससे उन्होंने यही नतीजा निकाला था कि वह एक कमजोर और सीधी सादी लड़की है। पर आंचल के अलग तेवर देख वो हल्के शौक हो गए थे। वो पहले तो आंचल के साथ काफी पोलाइटली पेश आना चाहते थे, पर आंचल के ऐसा कहने से वह भी अपनी आवाज में थोड़ा भारीपन लाते हुए कहते हैं, देखिए मिसेस राजवंश, मेरे कॉलीग आपके साथ रहना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने ये डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। और मैं जब बोल रहा हूँ कि वो आपकी हर प्रकार की शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, आपको कितना पैसा चाहिए वो सब देंगे, बस आपको इन डिवोर्स पेपर में साइन करना है। आंचल एक फीकी मुस्कान लिए वकील की तरफ देखती है और कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं पैसों की भूखी हूँ? अगर आपके कलीग को मुझसे डिवोर्स चाहिए तो वो ये सब मुझे खुद बोले, ना कि अपने वकील को भेजकर मुझे ये डिवोर्स पेपर थामा दे। इसके साथ ही आंचल जोर से उन पेपर को टेबल पर पटक बाहर जाने लगती हैं। मिस्टर चटर्जी जल्दी से सामने खड़े हो आंचल को रोकते हुए कहते हैं, आप बाहर नहीं जा सकती मिसेस राजवंश, जब तक आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे आप इस रूम से बाहर नहीं जाएंगी। आंचल गुस्से से मुड़कर मिस्टर चटर्जी की तरफ देखती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। आंचल के ऐसे देखने से मिस्टर चटर्जी 2 कदम पीछे हो जाते हैं। आंचल वही डिटर्मिनेशन के साथ कहती है, और कौन रोकेगा मुझे? आप। मैं नहीं करूंगी साइन इन पेपर्स पर जब तक शौर्य मुझे खुद बात करके रीजन नहीं बताता कि उसे आखिर मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए। या तो आप मेरी बात उससे करा दीजिए, वरना वो घर आए और घर में मुझे पूरी बात करे, उसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे उसे डिवोर्स देना है कि नहीं। इसके साथ ही आंचल गेट खोलने लगती है। मिस्टर चटर्जी जल्दी से गेट के हैंडल को पकड़ते हुए कहते हैं, आप प्लीज सोफे पर बैठो, मैं मिस्टर शौर्य को कॉल लगाता हूँ। मिसेस चटर्जी जी की बात सुन आंचल चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है। मिस्टर चटर्जी शौर्य को कॉल करते हैं। कुछ ही रिंग में शौर्य कॉल रिसीव करता है और अपनी वही कोल्ड और भारी आवाज में कहता है, क्या हुआ मिस्टर चटर्जी, क्या उन्होंने साइन कर दिए? नहीं सर, वो आपसे बात करना चाहती हैं, आप उनसे बात कर लीजिए एक बार। मिस्टर चटर्जी की बात सुन शौर्य गहरी सांस लेता है और हूँ कहता है। शौर्य का इशारा समझ मिस्टर चटर्जी मोबाइल आंचल को दे देते हैं। आंचल अपने कैप्टे हाथों से मोबाइल को पकड़ती और अपने कान में लगाती है। दोनों तरफ शांति पसरी हुई थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था।
आंचल बड़ी हिम्मत से कहती है, शौर्य क्या मिस्टर चटर्जी जो कह रहे हैं वो सच है? क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स चाहते हो? 1 मिनट के साइलेंस के बाद शौर्य आंचल की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ। बस इस शब्द के बाद शौर्य कुछ नहीं कहता। आंचल को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके दिल पर खंजर मार दिया है। आंचल गहरी सांस ले दोबारा शौर्य से सवाल पूछती है, क्या मैं रीजन जान सकती हूँ क्यों? इसका जवाब तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। हमारी शादी क्यों हुई थी? हमारी शादी एक अरेंज मैरिज थी जिसमें हम तुम्हारे परिवार के बिजनेस में हेल्प करते और तुम हमारे परिवार को एक उत्तराधिकारी देती, पर शादी के इतने साल बाद भी तुमने मुझे एक बच्चा नहीं दिया, इसीलिए मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। इस शादी को आगे खींचने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम उनकी वजह से काफी डिस्टर्ब रहती हो, इसीलिए आंचल इस शादी को ढोने से अच्छा है कि हमारे रास्ते अलग हो जाएं। तुम ज्यादा तमाशा मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मिस्टर चटर्जी को बता देना और पेपर्स पर साइन कर देना। इसके साथ ही मोबाइल पर बीप की आवाज आने लगती है। आंचल की आंखें बंद हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए गाल पर आ गए थे। वो समझ चुकी थी कि शौर्य ने कॉल कट कर दिया है। उस वो पल याद आते हैं कि शादी के इतने सालों में उसने कितनी ही बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज की थी। शायद ये बात शौर्य भी नहीं जानता होगा कि उसने कितने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि वो आखिर प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है। हर बार आंचल को निराशा ही हाथ लगती थी। ऐसा नहीं था कि उसका मकसद बस उत्तराधिकारी पैदा करना था, वो शौर्य से प्यार करती थी। यह बात उसने शौर्य को कभी नहीं बताई थी, बस वो अपने प्यार और शादी को टूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने इतने प्रयास किए। पर खैर, उसके इन प्रयासों का फल उसे आखिरकार इन पेपर्स के जरिए मिला। वो मोबाइल मिस्टर चटर्जी को दे उन पेपर्स पर साइन कर देती हैं और जाने लगती हैं। आंचल के साइन करने से मिस्टर चटर्जी थोड़े रिलैक्स हो गए थे, पर उसे ऐसे जाते देख वो उसे रोकते हुए कहते हैं, मिसेस राजवंश, अभी हमारी बातें खत्म नहीं हुई हैं। मिस्टर चटर्जी की बात सुन आंचल मुड़ती हुए कहती है, अब क्या सुनना बाकी रह गया है? तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? आखिर क्या बात करना चाहते हैं मिस्टर चटर्जी? क्या शौर्य खुश है आंचल से डिवोर्स लेकर? आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में? क्या शौर्य डिवोर्स के बाद पछताएगा? क्या करेगी आंचल? अब जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी। CH4 प्रेग्नेंट, चीट, दिल टूटना। अब आगे। आंचल लगातार उन पेपर्स को देखते हुए टेबल पर साइड में रखा पेन उठाती है और उस पर साइन कर देती है। साइन करते ही आंचल की आंख से एक आंसू की बूंद उसके साइन की हुई जगह पर गिर जाती है। आंचल की आंखें आंसुओं से लबालब हो गई थी। उसके दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जैसे कि किसी ने चाकू से उस पर वार कर दिया हो। वो एकटक उस पेपर और अपने किए गए साइन की ओर देख रही थी। मिस्टर चटर्जी लगातार आंचल को ही देखे जा रहे थे। उन्हें आंचल के लिए बुरा भी लग रहा था, पर वो क्या ही कर सकते थे? यह मामला उन दोनों मियाँ बीवी का था, वह तो बस अपना काम कर रहे थे। अपने आंसुओं को पोंछ आंचल पेन को वहीं रख रूम के बाहर जाने लगती है कि मिस्टर चटर्जी पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं, मिसेस राजवंश, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे आपको कुछ और भी जानकारी देनी है आपके तलाक के संबंध में। आंचल बिना मुड़े मिस्टर चटर्जी की बात पर कहती है, मिस्टर चटर्जी, शायद आप गलती कर रहे हैं। मैं अब मिसेस राजवंश नहीं, मिस आंचल जायसवाल हूँ। शायद अभी कुछ देर पहले मेरे किए हुए साइन को आप भूल चुके हैं, इसलिए आज के बाद आप मुझे इस नाम से नहीं बुलाएंगे और अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। आपको जो चाहिए था मैंने वो कर दिया है, इसीलिए अब आप मुझे यहाँ इस कमरे में नहीं रोक सकते। इतना कहने के साथ ही आंचल गेट खोल रूम से बाहर चली जाती है। मिस्टर चटर्जी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। शौर्य ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो आंचल के साइन लेने के बाद उसे वो चेक देगा जो शौर्य ने उसे दिया था, और एक प्रॉपर्टी के कागज। उसने ये भी कहा था कि यह सब आंचल को सौंपने के बाद ही वो उनके सामने आएंगे, पर आंचल उनकी पूरी बात सुने बिना ही रूम के बाहर चली गई। वो अपने माथे पर हाथ फेरते हुए टेबल से मोबाइल उठाते हैं और शौर्य का नंबर डायल करते हैं। इधर राजवंश इंडस्ट्रीज के सीईओ के केबिन में एक बड़ी सी खिड़की के सामने शौर्य खड़ा हुआ था। वह लगातार रात में जगमगाते शहर की ओर देख रहा था, जो कि शोर शराबे से रोशन था। उसके हाथों में एक सिगरेट थी। वो उस भीड़ को देखते हुए लगातार उसके कस लिए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ जरूरी चीज उससे दूर जा रही है। उसके दिल में बेचैनी हो रही थी। आंचल से बात करने के बाद उसका मन बहुत बेचैन हो गया था।
वो सिगरेट के कश लेते हुए खुद से ही कहता है, आखिर यह मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दिल को जकड़ रखा हो, मुझे अपने दिल में दर्द क्यों हो रहा है, आखिर यह फैसला मेरा खुद का है, मैं उसे आज़ादी ही तो दे रहा हूँ इस नरक भरी जिंदगी से। उसे भी खुश रहने का हक है और मुझे अपनी शादी के इतने सालों में ये बात समझ आ चुकी है। यदि वो मेरे साथ रही तो वो कभी खुश नहीं रहेगी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसका मोबाइल बजता है। वो पॉकेट से मोबाइल निकाल देखता है तो मिस्टर चटर्जी का कॉल आ रहा था। उसकी आईब्रो रेज हो जाती है कि अब आखिर क्या बात हो गई, कहीं आंचल ने पेपर्स पर साइन करने के लिए मना तो नहीं कर दिया। वो ज्यादा ना सोचते हुए उनका कॉल रिसीव करता है। सामने से मिस्टर चटर्जी शौर्य की कोल्ड और भारी आवाज सुनकर थोड़ा डर जाते हैं। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर मुझे एक जरूरी बात आपको बतानी है। कौन सी बात? वो मिसेस राजवंश। मेरा मतलब है कि मिस जायसवाल ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और रूम से बाहर चली गई। मैं उन्हें ये बात ही नहीं बता पाया कि आपने उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी और पैसों का इंतजाम किया है जिससे वह अपने आगे की लाइफ अच्छे से बिता पाए। उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी सर, मैं क्या करूं? मिस्टर चटर्जी की बात सुन शौर्य अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आखिर वो कैसे भूल सकता है कि आंचल एक गोल्ड डिगर नहीं थी, जैसे कि उसकी मां अक्सर उसे कहा करती थी। शौर्य जानता था कि आंचल अपने परिवार से बहुत अलग है और यह बात शायद उसकी मां कभी समझ ही नहीं पाई। उन्होंने आंचल के परिवार को देखकर आंचल का भी कैरेक्टर जज किया था। वह गहरी सांस लेता है और मिस्टर चटर्जी से कहता है, मिस्टर चटर्जी आप उसे कांटेक्ट कीजिए और हमारी भी जो बात हुई थी उसे सारी बात बताइए। मैं कुछ नहीं जानता, आंचल को किसी भी प्रकार मनाइए वो सब चीज लेने के लिए। जी सर, मैं कोशिश करूंगा। इसके साथ ही शौर्य कॉल कट कर देता है। उसके दिल की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। यहाँ आंचल होटल से निकलकर बेसुध हालत में रोड पर चली जा रही थी। ड्राइवर अभी भी उसका वेट कर रहा था, पर आंचल उसे नजरअंदाज कर रोड की तरफ आ जाती है। वो सामने देखते हुए चले जा रही थी। आंचल की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे कि तभी उसे बादल के गरजने की आवाज आती है और कुछ ही देर में बारिश होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि आंचल के आंसुओं को देख बादल भी उसके दुख में बरस रहे हो। चलते चलते आंचल को सामने का सीन ब्लर दिखने लगता है। कुछ ही देर में उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो रोड पर ही गिर जाती है। मिस, क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? आंचल धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है तो खुद को एक रूम में पाती है। सामने एक वाइट कलर की ड्रेस पहने नर्स खड़ी हुई थी। आंचल को समझते देर नहीं लगती कि वह एक अस्पताल के वार्ड में है। आखिर उसे यहाँ लेकर कौन आया? अभी आंचल ये सोच ही रही थी कि वापस से उसे नर्स की आवाज आती है, क्या आप ठीक हैं? उस नर्स की आवाज सुन आंचल होश में आती है और उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ मुझे कौन लेकर आया है? आंचल की बात पर वो नर्स मुस्कुराते हुए कहती है, एक यंग लड़का लेकर आया था, आपको ज्यादा उम्र नहीं थी, उसकी आपकी ही उम्र का रहा होगा। उसे कहीं जाने की जल्दबाजी थी इसलिए वो आपके लिए लेटर छोड़ कर गया है। वो लेटर नर्स क्रिस्टीना के पास है, उनकी स्विफ्ट खत्म हो गई थी इसीलिए वो घर चली गई हैं। सुबह तक वो आ जाएगी तो मैं आपको उस शख्स का लेटर दे दूंगी। नर्स की बात सुन आंचल हाँ में सिर हिला देती है कि उसे एकदम से याद आता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कितने देर से बेहोश हूँ? मैडम, आप 4 घंटे से बेहोश हैं। डॉक्टर गुप्ता ने आपको चेक किया है, आपकी टेस्ट रिपोर्ट कुछ ही देर में आ जाएगी। तब तक के लिए आप ये जूस पी लीजिए। मुझे लगता है कमजोरी के कारण आपको चक्कर आ गया है और आपका चेहरा भी पिला पड़ा हुआ है। नर्स की बात सुन आंचल फीका मुस्कुराती है। नर्स उसे सहारा दे अच्छे से बिठाती है और सूप पिलाने लगती है। कुछ ही देर में आंचल सूप पीकर बैठी हुई थी कि इतने में ही डॉक्टर गुप्ता अंदर आ जाती हैं और मुस्कुराते हुए आंचल की ओर देखती हैं। आप कैसा फील कर रही हैं आंचल? अब डॉक्टर गुप्ता की बात सुन आंचल हल्का मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं अब ठीक हूँ डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकती हैं मुझे क्या हुआ था? बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको हिदायत जरूर दूंगी कि ऐसी हालत में आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। इतनी भारी बारिश में आपको क्या जरूरत थी बाहर निकालने की? ऊपर से आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। क्या कुछ दिनों से आपकी तबीयत खराब रह रही है? डॉक्टर की बात सुन आंचल को ध्यान आता है कि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था और इन दिनों उसकी तबीयत बहुत खराब ही रह रही थी। अचानक उसे चक्कर आ जाते थे। वो कुछ भी खाती थी वो वोमिट के थरू निकल जाया करता था।
इस बात की जानकारी उसने किसी को भी नहीं दी थी, यहाँ तक कि अपनी ताई माँ निरूपा जी को भी नहीं। उसे अचानक थकान लग जाया करती थी, वो जल्दी जल्दी थक जाया करती थी। वो सारी बातें डॉक्टर को बता देती है। डॉक्टर आंचल की सारी बातों को ध्यान से सुन रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर को मुस्कुराते देख आंचल उन्हें कंफ्यूजन में देखती और कहती है, क्या हुआ डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ, आप ठीक हो जाओगी, आपको कोई बीमारी नहीं है। आप 1 महीने से प्रेग्नेंट हैं, जिसके कारण आपको ये सब हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर आंचल की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका हाथ अचानक अपने पेट पर चला जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ने अभी क्या कहा। वह वापस से डॉक्टर की तरफ देखती है और हल्की कांपती आवाज में कहती है, क्या आप फिर से रिपीट करेगी डॉक्टर, आपने क्या कहा? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना आंचल, तुम प्रेग्नेंट हो, वह भी 1 महीने से, जिसके कारण तुम्हें थकान, चक्कर और वॉमिट जैसी समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारे लास्ट पीरियड कब आए थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? डॉक्टर की बात सुन आंचल को याद आता है कि वह सच में भूल गई कि वह लास्ट टाइम कब पीरियड से आई थी। उसकी जिंदगी में इतनी हलचल मची हुई थी कि आंचल ने अपने आप पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह प्रेग्नेंट है। कहाँ उसने इतनी मिन्नतें की थी, इतना इलाज कराया था, सब कुछ कराया एक प्रेग्नेंट होने के लिए, लेकिन ये खुशी उसे कब मिली जब उसका और शौर्य का डिवोर्स हो गया। आंचल को ये बात जानकर एक उम्मीद जगी थी, यदि वो शौर्य को ये सब बताएगी तो शौर्य उसे डिवोर्स नहीं देगा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। डॉक्टर गुप्ता आंचल के चेहरे की स्माइल देख खुश होते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुम आराम करो, आज रात तुम यहीं रहोगी, कल तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर की बात सुन आंचल हाँ में सर हिला देती है। डॉक्टर वहां से चली जाती है। आंचल बहुत खुश थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अभी कुछ देर पहले जो उसका चेहरा मायूसी से बुझा बुझा था, वो अब एकदम से अपने बच्चे की आने की बात सुनकर खुशी से खिल गया था। वो बार बार अपने पेट को सहला रही थी, जैसे कि अपने बच्चे को महसूस करना चाहती हो। करीब 1 घंटे तक अपने मन को तसल्ली देने के बाद आंचल को काफी अच्छा लग रहा था। काफी देर तक लेटे रहने पर आंचल को वॉशरूम जाना था फ्रेश होने, जिसके कारण वो बेड से आराम से उठती है। वो रूम एक नॉर्मल वार्ड था जिसमें अंदर वॉशरूम नहीं था, इसलिए आंचल रूम से बाहर निकल वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, पर उसे पता नहीं था कि वॉशरूम कहाँ है। वो आसपास देखती है तो आगे 2 नर्स खड़ी थी जो कि आपस में बातें कर रही थी। आंचल उनकी तरफ बढ़ जाती है। अभी आंचल उनसे कुछ कहती कि उन दोनों की बातें सुन वो अपनी जगह ठिठक जाती हैं। तुमने सुना क्या हुआ गॉसिप क्वीन? एक नर्स ने दूसरी नर्स से कहा। ओ निर्मला, तुम्हें पता नहीं, हमारे शहर का अमीर ज्यादा शौर्य राजवंश एक लड़की के साथ देखा गया है। सुनने में आया है कि वो उसकी फियांसे हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने सुना है उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक बीवी भी है। अरे वो सब अफवाहें हैं, मैंने सुना है वो एक्ट्रेस है ना तनुजा शेट्टी, उसके साथ वो रिलेशनशिप में है और जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। वैसे दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं, एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से कम्प्लीमेंट देते हैं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ दोनों की शादी देखने के लिए। आंचल जो कि उनकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और वो फीका मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा मतलब सिंपैथी तो एक बहाना थी, शौर्य को कोई और मिल गई थी उसका बिस्तर गर्म करने के लिए, इसीलिए उसे मुझसे पीछा जो छुड़ाना था। उसका हाथ अपने पेट पर चले जाता है और वो मायूसी से अपने पेट की तरफ देखती है। मन ही मन आंचल कुछ सोचती है और वापस रूम की तरफ चली जाती है।